हम यहाँ पर हम सवाल लेंगे। सबसे पहले वजाहत अली खान है। जी सर, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच नादिया, आप मुस्तफ़ा भाई को बुलाती हैं। एंड मुस्तफ़ा भाई, आप वाकई बीइंग अ फैन ऑफ यू, आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत क्लियरली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। बड़ा मज़ा आता है आपकी कन्वर्सेशन सुन के। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत। सा एक ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा भाई, ये बताएं, आपने सारा ऑयल में कवर किया, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा या वो कंज्यूमर को पास कर देंगी प्राइसेस? एक क्वेश्चन। और छोटा सा एक और क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर आपने देखा है अभी ये 25%, ऑलमोस्ट 20-25% डाउन चल रहे हैं। सो इज इट वर्थ, यानी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइक मे बी 3-5 मोर देन दैट टाइम ऑफ ईयर्स, अगर अभी इन्वेस्ट करें या थोड़ा सा वेट करें और नीचे आएंगे तब इन्वेस्ट करें फॉर डिविडेंड पर्पस? थैंक यू। ठीक है। थैंक यू वजाद फॉर योर क्वेश्चंस एंड काइंड वर्ड्स। अच्छा, जो पहला आपका क्वेश्चन था विद रिगार्ड्स टू ओएमसी सेक्टर, तो देखें जो इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री लॉसेस, जो मैं रिफाइनरीज की बात कर रहा था, तो यू वुड सी अ सिमिलर इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पोटेंशियली इन योर ओएमसी सेक्टर एज वेल। तो चाहे वो जो आपकी पीएसओ की कंपनी है, या जो दूसरी ऑपरेट कर रही हैं लिस्टेड कंपनीज, if oil prices continue to decline, then definitely वहां पे भी inventory losses का आपको fear होता है। मगर देखें, if you're an investor, then of course देखें, inventory losses is probably part of investing in OMCs and refinery जैसे sectors के अंदर। तो कभी आपके पास inventory losses होते हैं, कभी आपके पास inventory gains होते हैं। The question I think to ask is that के जो ये करंट इन्वेंट्री लॉसेस हैं, कौन सी कंपनीज अच्छी तरह मैनेज करती हैं अपनी इन्वेंट्रीज को टू मिनिमाइज लॉसेस व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग। एंड ऑफ कोर्स द अदर थिंग टू अंडरस्टैंड या टू लुक फॉर रादर इज के प्राइसेस कितनी आगे गिर सकती हैं। जैसे मैंने हाईलाइट किया था कि जी जो ओपेक के अंदर जो कशमकश आजकल या जो लड़ाई उनकी इंटरनली चल रही है, दैट कुड वेरी इजीली लीड टू ए मच लार्जर डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस इवन फ्रॉम करंट लेवल्स, अगर ये रिजॉल्व नहीं करते। तो ओपेक की मीटिंग्स के ऊपर भी थोड़ा सा नजर रखें कि अगर वहां पे आपको लग रहा है कि रेजोल्यूशन की तरफ चीज जा रही है, तो फिर शायद ऑयल प्राइसेस थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो जाएंगी, एंड जो फ्यूचर इन्वेंट्री लॉसेस का जो फियर है वो भी ढल जाएगा। बट अगर वहां पे नहीं होता तो ऑफ कोर्स यू वुड एक्सपेक्ट तो कि इन्वेंट्री लॉसेस ओएमसीज के अंदर भी आएंगे। द अदर थिंग आई थिंक जो ओएमसीज के अंदर आपने अगर देखनी है, बिकॉज ओएमसीज के अंदर आपकी सुईज भी आती है, ठीक है ना। तो सुइस को अगर आप देखें तो अभी हमें पता है कि सर्कुलर डेट की जो रेजोल्यूशन जो मैं अभी मेंशन कर रहा था जो बैंक्स के साथ हो रही है, तो उसके अंदर सुइस के अंदर भी काफी पेमेंट बड़ी आएंगी, बिकॉज आईपीपी जो हैं सुई कंपनीज को भी पेमेंट करेंगी। तो उनके जो सुई के रिसीवेबल्स हैं फ्रॉम द आईपीपी सेक्टर वो काफी हद तक क्लियर होंगे। फिर सुइस के जो आगे जो पेएबल्स हैं, वेदर इट इज टू अपना ईएनपीज या पीएसओ, तो वो अपने जो पेएबल्स हैं वो उनको क्लियर करेंगी। तो सुईज एक्चुअली एक हाथ से पैसे ले रही होंगी, दूसरे हाथ से दे रही होंगी। तो इवन अगर उनके पास कैश ज्यादा नहीं रुकता, मगर उनकी बैलेंस शीट्स जो हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी, बिकॉज उनके जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स हैं और पेएबल्स हैं वो कुछ हद तक नीचे आ जाएंगे। The other thing to keep an eye on with regards to these kind of companies is that कि हमने अभी क्या देखा है कि कैप्टिव पावर जो अलॉट ऑफ जो सनतें या इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं उसके ऊपर सिग्निफिकेंट लेवीज लग चुकी हैं। ये एक आईएमएफ की कंडीशन थी। पहले तो आईएमएफ ने कहा था कैप्टिव पावर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, इन सबको ग्रिड पे लेके आए, बिकॉज पाकिस्तान का जो इशू है वो ये है कि ग्रिड या बिजली जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रही, या तो इंडस्ट्री या जो हाउस होल्डर्स हैं, वो हमें सोलराइजेशन का हमें सबको पता है। तो वन वे ऑफ इंक्रीजिंग ग्रिड कंजम्पशन वाज दैट कि जी कैप्टिव पावर को बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। जब वो आई थिंक नेगोशिएशन हुई, इन्होंने कहा कि नहीं जी बंद तो नहीं करेंगे, चले इनके ऊपर लेवी लगा दें, ताकि ये जो कैप्टिव पावर इस्तेमाल करते हैं या जो गैस इस्तेमाल करते हैं टू रन कैप्टिव पावर प्लांट्स, वो इतनी महंगी हो कि उनको जितनी ग्रिड पे बिजली पड़ती है उतनी उनको अपने कैप्टिव पावर प्लांट से पड़े। अब इसके अंदर इश्यू क्या है फॉर स्वीज, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, इज दैट के कैप्टिव पावर प्लांट्स जो गैस लेते हैं स्वीज से, वो उनके बेस्ट कस्टमर्स होते हैं, बिकॉज जनरली जो इंडस्ट्रीज या जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो पेमेंट के अंदर
रेगुलर होती हैं और वो डिफॉल्ट या चोरी नहीं करती इतने बड़े लेवल पे। बाय एंड लार्ज दे आर गुड एंड वेल पेइंग कस्टमर्स, और इनके रिकवरी रेट्स भी ओवर 90-95% से ऊपर ही होते हैं। नाउ अगर आप कह रहे हैं कि जी जो सुई के जो बेस्ट कस्टमर्स हैं उनको मैं आपसे, आई एम टेकिंग देम अवे फ्रॉम यू एंड आई विल रिप्लेस देम विद लोअर क्वालिटी कंज्यूमर्स जहां पे लॉसेस थेफ्ट का चांस ज्यादा है, तो ये एक स्ट्रक्चरल इशू है फॉर सुईज इन द फ्यूचर कि जी आपके जो अच्छे कस्टमर्स हैं वो आपको आपसे लिए जा रहे हैं और इन प्लेस आपको लो क्वालिटी कंज्यूमर आपको मिलेगा जहां पे आपके लॉसेस होने का चांस ज्यादा है। तो इफ यू आर एन इन्वेस्टर इन दोस कंपनीज, इन द सुई कंपनीज, दैट इज समथिंग आल्सो टू कीप इन माइंड विद रिगार्ड्स टू ये जो सारा सर्कुलर डेट और कैप्टिव पावर और आईएमएफ की जो सारी चीजें हो रही हैं। आपका जो दूसरा सवाल था ऑन फर्टिलाइजर, देखिए फर्टिलाइजर के अंदर हमने यही देखा है कि सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री बिल्डअप हो चुकी है। ऑफ टेक्स फर्स्ट क्वार्टर में वेरी पोअर। हमारे चैनल चेक्स के हिसाब से अप्रैल से यानी ईद के बाद से ऑफ टेक्स की कुछ बेहतरी आई है। बट वी ऑल्सो नो इज दैट कि बारिशें नहीं हुई, वी ऑल्सो नो इज दैट कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इश्यूज हैं, तो हाउ डज दैट अफेक्ट वाटर फ्लो? मे बी इट वोंट अफेक्ट इट टू मच राइट नाउ, मगर जब लो सीजन आएगा और इंडिया क्या पानी डिले करेगा या ज्यादा छोड़ देगा, वी डोंट नो एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो पोटेंशियली जो फार्मर की जो डिमांड फॉर फर्टिलाइजर, स्पेशली जब उसको सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही वीट की, वो भी एक आईएमएफ की कंडीशन है कि जी गवर्नमेंट अब इंटरवीन नहीं करेगी इन मार्केट्स में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो ऑफ टेक है वो डिप्रेस्ड रहे। इफ दैट सिचुएशन सस्टेन्स देन आई वुड से कि देखें, अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर में देखें भी जो इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है प्राइमरीली, वैसे तो काफी कंपनीज की हो रही होगी, मगर प्राइमरीली ईफर्ट की बिल्डअप हो रही है। ईफर्ट का और भी जो डिसएडवांटेज आपको ये भी पता होगा इफ यू स्टडी दिस कंपनीज इज दैट कंपेयर टू कंपनी लाइक एफएफसी which has a long term arrangement with Mari on a very competitively priced gas, ईफर्ट के पास उस तरह का मार्जिन नहीं है। और अगर उसकी इन्वेंट्री ज्यादा बिल्डअप हो रही है और उसकी कॉस्टिंग इज नॉट एज गुड, तो वो अपने कैश फ्लोज निकालने के लिए, बिकॉज इफ यू कनेक्ट दैट, आपको अगर आपने पढ़ी होगी जो अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आएंगी एंग्रो होल्डिंग की, उन्होंने मेंशन किया था अपनी रिपोर्ट में कि जी हम डिविडेंड जो है अपना शायद ना दें गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज हमें अपनी नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिविडेंड या जो कैश फ्लोज हैं अपनी सब्सिडियरी से फ्रॉम लाइक ईफर्ट एंड ईपीसीएल एंड ईपीक्यूएल, वो हम कंजर्व करेंगे पेरेंट कंपनी के अंदर। तो एंग्रो होल्डिंग्स के जो इन्वेस्टर्स हैं दे मे नॉट रिसीव डिविडेंड्स इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स बिकॉज उनके एक प्लान्स हैं। तो जब आप इन सब चीजों को कनेक्ट करते हैं तो यू अंडरस्टैंड के फर्टिलाइजर सेक्टर में जो अभी प्लेयर सबसे ज्यादा प्रेशर में है उसको कैश फ्लो की भी बहुत जरूरत है। तो यू कैन नॉट रूल आउट कि वहां पे फर्टिलाइजर के अंदर प्राइस कट्स होना शुरू हो जाएं अगर इस सिचुएशन के अंदर कोई आपको रेजोल्यूशन नहीं मिलता। रेजोल्यूशन कैसे मिल सकता है? वन, आइदर ऑफ टेक बेहतर हो जाए सिग्निफिकेंटली कि जी फार्मर बाइंग स्टार्ट कर दे, या सेकेंडली गवर्नमेंट जो है आपको कोई एक्सपोर्ट अलाउ कर दे अंडर अ कोटा सिस्टम कि जी आप ये जो एक्सेस इन्वेंट्री है इसको क्लियर कर दें। या थर्डली हमें ये भी पता है कि जो है बहुत सारा फर्टिलाइजर स्मगल होता है पाकिस्तान से टू अदर कंट्रीज, या तो वो स्मगल होके इन्वेंट्रीज कम हो जाएं, मगर मेरे हिसाब से शायद स्मगलिंग इतनी नहीं हो सकती जितनी इन्वेंट्री खड़ी हुई है। तो आइदर डिमांड कम्स बैक और द गवर्नमेंट अलाउज टू एक्सपोर्ट, वरना द चांसेस ऑफ प्राइस कट्स आर सिग्निफिकेंट एंड दैट कैन क्रिएट मोर प्रेशर इन फर्टिलाइजर स्टॉक्स। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप यील्ड के लिए देख रहे हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म, you can potentially wait perhaps a bit more, if you ask me. But again, that depends on what kind of yield you're also comfortable with ना। अगर आप कहते हैं कि यार मुझे 13-14% की yield चाहिए, तो मे बी आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा टू वेट फॉर द प्राइसेस टू कम डाउन। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी 10-11% इज सफिशिएंट फॉर मी टू इन्वेस्ट, देन तो वो आई थिंक करंट प्राइसेस भी आपको शायद उस पर अगर आप कैलकुलेशन रन करें तो आपको आज भी 10-11% की yield तो मिल ही जाएगी इन फर्टिलाइजर सेक्टर। सही, बिल्कुल। रऊफ महमूद साहब, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये नोट कर रहा हूँ कि यू आर वेरी कम्प्रिहेंसिव नॉलेज, आपके पास ना बहुत ही अच्छा नॉलेज है, ना कि बिजनेस के बारे में, मुझे लगता है आपने इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा थैंक हुआ है। आप से ये एक थोड़ी सी यू। क्वेश्चन था कि आप आईटी सेक्टर के बारे में भी मुझे बता दें।
और स्पेशली जो है ना फार्मा सेक्टर के बारे में, स्पेशली सर्ल के बारे में, क्योंकि उसकी 12 बिलियन का कोई पैसे भी आने हैं, तो उसका क्या वो बनता है, मतलब उसका क्या बनेगा आगे, उसका फ्यूचर। शुक्रिया सर। ठीक है, श्योर श्योर। तो देखें, आईटी सेक्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर आप इफ यू लुक एट द फ्लैगशिप sort of company in the IT sector, which is Systems, it's the largest IT company or one of the largest in Pakistan. तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि फॉर द पास्ट सेवरल क्वार्टर्स क्या हो रहा था कि कंसिस्टेंटली कोई ना कोई वन ऑफ्स आ रहे थे, एंड आई थिंक उनके जो मार्जिन्स थे they were under pressure, and one of the reasons for that was that कि they were finding it hard कि जो ज़ाहिर है उनकी बिकॉज अ बिग पार्ट ऑफ दैट कॉस्टिंग होती है वो होती है उनकी लेबर, या लेबर तो शायद उनको ना कहें, मगर वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, जो आपके वेरी हाईली क्वालिफाइड जो आपके जो इनके प्रोजेक्ट्स जो करते हैं, तो वहां पे आई थिंक उनको एक तो शॉर्टेज मिली थी। सेकेंडली आई थिंक बिकॉज पाकिस्तान एज अ फ्रीलांस इकोनॉमी हैड इमर्ज्ड, तो द कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ जो वेजेस या जो सैलरीज या जो कॉम्पनसेशन थी, वहां पे उनको काफी प्रेशर फेस हो रहा था। तो वी आर सीइंग कि उनकी जो कॉस्ट बेस थी वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही थी, विच वाज ईटिंग इनटू देयर मार्जिन्स। फिर हमने ये भी देखा था कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी जो वो वेंचर कैपिटल स्पेस के अंदर, वहां पे उनको लॉसेस हुए तो उन्होंने प्रोविजंस बुक किए। तो एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीज आ रही थी, अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर या 4-6 क्वार्टर से देखें ना, विच वॉज कीपिंग इवन, अगर आप सिस्टम्स का अगर मैं मेंशन भी करूं कि थ्रू आउट दिस एंटायर रैली सिस्टम्स की परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट म्यूटेड, यानी आप मार्केट से कंपैरिजन करें तो वो उसने अंडर परफॉर्म किया है। तो मगर इसका जो मोर रीसेंट रिजल्ट था दैट वाज क्वाइट इंकरेजिंग इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स, इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ। तो आई वुड से एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू टू टेक अ बेट, बिकॉज देखें जो इवन जो हमारे पास जो डिप्रिसिएशन या जो करेंसी स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, आपको ट्रैक रिकॉर्ड या जो आपको लॉन्ग टर्म हिस्ट्री बताती है कि वो टेम्परेरली आप मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर आप देखें, हम पिछले 1.5 साल से हमने 280 के ऊपर रोका हुआ है रुपये, एंड यस आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी स्टेट बैंक मार्केट से बाइंग कर रहा था, वरना ये रेट तो 280 से शायद 260 पे आ जाता। बट अगर आप करंटली सिचुएशन देखें, वो यही है कि पाकिस्तान अगर इफ इट्स ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स ग्रोथ, तो वहां पे आपको करंट अकाउंट में भी चेंजेस नजर आएंगे, डिमांड भी पिकअप होगी, तो जनरली इन्फ्लेशन भी पिकअप होगी, तो करेंसी में थोड़ा बहुत प्रेशर तो आएगा। अगर आप इंटरनेशनली कनेक्ट करें, जो टैरिफ वॉर्स हो रही हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर अगर पाकिस्तान यूएस से निगोशिएशन करेगा, तो वन ऑफ द वेज ऑब्वियसली टू इंश्योर के मार्केट शेयर हम लूज ना करें इज दैट कि आप अपनी थोड़ी सी डिप्रिसिएशन कर दें करेंसी की, ताकि आपके गुड्स चीप हो जाए कंपेयर टू अदर। तो जो है स्टेबिलिटी, वो आपको पता है, जो हमें हिस्ट्री भी बताती है कि यू कैन नॉट मेंटेन इट इंडेफिनेटली। एंड इनफैक्ट अगर आप पिछले 2-3 महीने का देखें जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट द डॉलर, तो शायद आप रिलेटिवली स्टेबल होंगे, मगर आप अगर रुपये को देखें अगेंस्ट येन, रुपया अगेंस्ट यूरो, रुपया अगेंस्ट पाउंड, तो वहां पे आपको सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस नजर आएंगे। अगेंस्ट द पाउंड 5-6% डाउन है, अगेंस्ट द येन एंड यूरो आप शायद 10-12% डाउन है। तो इवन अगर हम डॉलर के अगेंस्ट स्टेबल हैं, तो अगेंस्ट दोस करेंसीज आप लूज कर रहे हैं। तो मे बी लुक एट आईटी कंपनीज जिनका यूरो में एक्सपोजर है या उनके रिसीवेबल्स यूरोज में है, बिकॉज दे विल लुक गेट सम करेंसी, वहां पे उनको गेन्स भी आएंगे। ठीक है जी, बट तो आई वुड से एक्सक्यूज मी, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म एक्सक्यूज मी सर, परस्पेक्टिव। एक्सक्यूज मी सर, तो ये हमें ये कहाँ से एक्सेस होगा कि ये कंपनी जो है ना यूरो में कर रही हैं या येन में कर रही हैं या डॉलर्स में कर रही हैं? लाइक ऑक्टोपस के बारे में मैं पूछना चाह रहा था। जी जी जी, इसके अंदर रऊफ साहब, ऑक्टोपस में मैं आई बी ऑनेस्ट आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उनका एफएक्स एक्सपोजर किस तरफ है, मगर इफ यू लुक एट देयर एनुअल रिपोर्ट्स, उसके अंदर आपको ये सारे डिस्क्लोजर्स मिल जाते हैं कि हमारे जो रिसीवेबल्स हैं या जो हमारे जो एफएक्स एक्सपोजर्स हैं, वो आपको बता देते हैं कि जी हमारा मेनली यूरो पे है, डॉलर पे है, युआन पे है, या किसी और करेंसी पे है। तो वो आपको इफ यू लुक एट द एनुअल रिपोर्ट्स, आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। तो आई वुड से कि लुक फॉर कंपनीज जिनका एक्सपोजर फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स द यूरो जोन, वो काफी काम करती हैं अगर वहां पे, बिकॉज यूरो और पाकिस्तानी रुपया का हो सकता है कि डिप्रिसिएशन ट्रेंड कंटिन्यू रहे, तो वहां पे उनको गेन्स आएंगे उन वाली आईटी कंपनीज को हु ऑपरेट आउट ऑफ यूरोप।
तो ये तो आपका आईटी सेक्टर पे आई थिंक मैं थोड़ा सा अगेन आई एम नॉट सो इतनी मेरी नॉलेज नहीं है आईटी पे, तो मैं जितना बता सकता था मैंने बताया। आपने फार्मा सेक्टर के बारे में भी पूछा था। देखें फार्मा सेक्टर के अंदर जो हमने देखा है सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे लास्ट ईयर, डीरेगुलेशन हुई थी नॉन एसेंशियल की। अब हम क्या कह रहे हैं कि जी व्हाट वी आर सीइंग इज दैट के प्राइसेस उन्होंने अपनी काफी बढ़ा दिए हैं। तो हमने देखा था कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर काफी अच्छे मार्जिन्स आए थे इनके, जो बढ़ के आए थे बिकॉज दे हैड बीन एबल टू इंक्रीज प्राइसेस। फाइनेंस कॉस्ट नीचे आ रही थी बिकॉज जाहिर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे थे। और आपकी जो एपीआई की प्राइसेस थी वो भी आई थिंक अक्टूबर नवंबर से थोड़ी सी कम होना शुरू हुई हैं। तो वहां पे भी उनकी जो मेन रॉ मटेरियल है उसके ऊपर भी उनको बेनिफिट था। मार्च के अंदर जनरली सीजनैलिटी में अगर आप देखें मोस्ट फार्मा कंपनीज के मार्जिन्स गिरते हैं। तो आई थिंक वो ये है कि वो बिकॉज वो प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा चेंज होता है, तो वहां पे आपको ये नजर आता है कि मार्च के अंदर दे जनरली फॉल और फिर वो जून क्वार्टर और देन सेकेंड हाफ में फिर से रिकवर होते हैं। I would say in terms of the pharma sector, keep an eye on those companies who are making acquisitions of multinational portfolios. The reason I say that is that के मल्टीनेशनल्स जो मल्टीनेशनल फार्मास की मैं बात करूं कि मल्टीनेशनल फार्मास जो होती हैं वो अपना रॉ मटेरियल अपने पेरेंट से खरीदती हैं नॉर्मली, जो उनके एपीआईज और दूसरा जो रॉ मटेरियल होता है। जनरली वी नो कि जो सबसे सस्ता एपीआई जो आपको मिलता है दुनिया में वो चाइना और इंडिया से मिलता है। जो लोकल एमएनसीज हैं वो वहां से मंगवाती हैं। तो नॉर्मली जब एक लोकल एमएनसी मल्टीनेशनल फार्मा का पोर्टफोलियो अक्वायर करती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है ना बिटवीन द एमएनसी एंड द पेरेंट, वो उसको तोड़ते हैं और वो अपनी जो सप्लाई चेन है फ्रॉम द मल्टीनेशनल पेरेंट वो चाइना या इंडिया शिफ्ट कर देते हैं अपनी जो बाइंग होती है। तो उसके अंदर जो डिफरेंशियल होता है कॉस्टिंग का वो बहुत मैसिव होता है। मैंने तो जो इन माई कॉन्वर्सेशंस जो हम बात भी करते हैं इंडस्ट्री के कंपनीज या मैनेजमेंट से, समटाइम्स द डिफरेंस इन कॉस्टिंग इज 1/5 या इवन 1/10 जो आप कंपैरिजन अगर करते हैं। तो लुक एट कंपनीज जो यहाँ से इस तरह की एमएनए एक्टिविटी कर रही हैं और वो एक्विजिशंस कर रही हैं इस तरह के पोर्टफोलियोज की, वो बहुत वैल्यू अनलॉक कर सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक इवन जैसे आप देखें कि जो लकी कोर है एलसीआई जो पहले आईसीआई होता था, उसने रिसेंटली फाइजर का पोर्टफोलियो अक्वायर किया था। तो दैट्स समथिंग टू लुक इनटू कि जी वो एक मल्टीनेशनल पोर्टफोलियो उसने लिया है, कैन दे अनलॉक वैल्यू फ्रॉम दैट। सिमिलरली अगर आप देखें कि देर आर सेवरल मल्टीनेशनल जो ऑपरेटर्स हैं इन पाकिस्तान जिनके पोर्टफोलियोज आर अप फॉर सेल, तो इसके अंदर थोड़ा सा स्टडी करें कि उनको कौन अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है कि वहां पे एक फ्यूचर उनको अच्छे गेन्स आ सकते हैं। सर्ल के ऊपर सर आई विल बी ऑनेस्ट, कंपनी वाइज मेरी इतनी नॉलेज नहीं है कि उनके पास जो उनकी इंटरनली चीजें जो हो रही हैं। आई डिड सी कि जी उनका जो कंसोल रिजल्ट आया था, अगेन दे वर इन अ लॉस, बट क्या कहते हैं दे डिड ऑब्वियसली जो उन्होंने जो रिसेंट एक्विजिशन करी थी इन्होंने ज़ाहिर है उसकी जो है सेल भी कर दी थी। तो उससे यस उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो जाएगी, तो उनकी जो फाइनेंस कॉस्ट एक्सेट्रा जो काफ़ी एग्रेसिव हैं इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, उसके अंदर उनको शायद थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट डेफिनेटली नजर आएगी इफ दे यूज दैट कैश इनफ्लो टू पे ऑफ द डेट। मगर अदर देन दैट सर स्पेसिफिकली के ऊपर मेरी नॉलेज लिमिटेड होगी सर। सही। सर आप थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया थैंक रऊफ यू। साहब।